अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले ही जाने का फैसला क्यों किया। आज इंडिया 9 में सबसे पहले बात करेंगे कि ईरान इजराइल युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। उसके बाद बात करेंगे कि भारत में कैसे की जाती है जनगणना, और अंत में जानिए डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले वापस जाने का फैसला क्यों लिया। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर, आप देख रहे समय इंडिया 9। सबसे पहले जानिए इजराइल ईरान युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। इजराइल और ईरान के बीच 5 दिनों से भीषण जंग के बाद भी हालात सुधरने के संकेत नहीं ले रहा है। अब यह सीधा जनता की जेब पे असर डालना शुरू कर चुका है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन 12 जून को शुरू किया गया था। उसने ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों पर निशाना बनाया। आइए जानते हैं कि युद्ध के 5 बड़े असर भारत पर क्या होंगे। भारत दुनिया के कुछ ही ऐसे देशों में से एक है जिसके इजराइल और ईरान दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। भारत ईरान से कच्चा तेल का बड़ा खरीदार है। ईरान भारत को क्रूड ऑयल पर अच्छी छूट भी देता है। ऐसे में कच्चे तेल का उत्पादन घटने या आपूर्ति पर असर से भारत के लिए यह आयात महंगा पड़ सकता है और पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। ईरान अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम से पीछे नहीं हटता है तो अमेरिका उस पर नए आर्थिक प्रबंध लागू कर सकता है। भारत तेल के अलावा ड्राई फ्रूट्स भी ईरान से ही मंगाता है। वहीं ऐसे बासमती चावल, चीनी, चाय, कॉफी जैसी चीजों का निर्यात करता है। भारत की कई बड़ी कंपनियां ईरान में बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्य में जुटी हुई हैं। आर्थिक प्रबंधों के बाद ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा। भारत ने युद्ध में इजराइल और ईरान के प्रति कोई झुकाव नहीं दिखाया। भारत नहीं चाहता कि मध्य पूर्व में सऊदी अरब, यूएई के साथ साथ ईरान जैसे बड़े इस्लामिक देशों से उसके रिश्ते बिगड़ जाएं। इजराइल भी भारत के लिए बेहद अहम है। ईरान उन चुनिंदा बड़े मुस्लिम देशों में से है जो आतंकवाद पर भारत की पीड़ा को समझता है। ईरान तो खुद पाकिस्तान पोषित आतंकवाद झेल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य संघर्ष के दौरान ईरान ने बेहद साझेदारी से काम लिया था। वह इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान के झांसे में नहीं आता। पीएम शहबाज शरीफ ने भी खुद तेहरान जाकर आयतुल्ला अली खिमनेई से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने इस्लामिक कार्ड के नाम पर भारत को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाया। ईरान से आयात और निर्यात अगर महंगा होता है तो मध्य पूर्व में भारत के शक्ति संतुलन पर असर पड़ सकता है। फ्लाइट और लंबी हवाई यात्रा महंगी हो सकती हैं। जहाजों की आवाजाही पर भी असर पड़ सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है और ऐसे ही कुछ असर भारत पे देखने को मिल सकते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे खबर की ओर कि भारत में कैसे की जाती है जनगणना। भारत सरकार की ओर से औपचारिक घोषणा की गई है कि भारत की 16वीं जनगणना 2 चरणों में होगी। इसमें देश के अधिकतर हिस्सों में 1 मार्च 2027 तो वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे दूर दराज और बर्फीले इलाकों में 1 अक्टूबर 2026 से प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें कि इस जनगणना में साल 1931 के बाद पहली बार देशव्यापी जनगणना भी शामिल होगी। जनगणना के आधार पर चुनावी निर्वाचित क्षेत्र बनाए जाते हैं। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें रिजर्व की जाती हैं। जनगणना का इस्तेमाल राज्यों और जिलों के सब्सिडी, राशन बांटने, ग्रामीण विकास, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। इससे न्यायपालिका, योजनाकारों, स्कॉलर्स के माइग्रेशन, शहरीकरण, फर्टिलिटी और रोजगारों को समझने में मदद करती है। इसके अलावा यह संवैधानिक प्रावधानों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। जनगणना की प्रक्रिया घर सूचीकरण और जनसंख्या गणना इन 2 चरणों में पूरी की जाती है। इन चरणों के बीच कई महीनों का अंतर होता है। सबसे पहले आपको बताते हैं पहला चरण, घर सूचीकरण चरण, या जिसे हाउसिंग लिस्ट भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में गणनाकर्ता की और घर के मुखिया, सदस्य की संख्या, मकान का इस्तेमाल, इसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों शामिल होते हैं, इसके निर्माण के इस्तेमाल में किया गया सामान, कमरों की संख्या, बिजली पानी का सोर्स, खाने पकाने में इस्तेमाल किए जाने वाला फ्यूल, गाड़ी, टीवी और फोन जैसी चीजों का डाटा इकट्ठा किया जाता है। इस जानकारी के जरिए भारत के हाउसिंग स्टॉक सुविधा तक पहुंचने और रहने की स्थिति को प्रोफाइल बनाने में मदद मिलती है। दूसरा है जनसंख्या गणना। इसमें आवास जनगणना के बाद जनसंख्या गणना की जाती है। इसमें व्यक्तिगत डाटा पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे कि नाम, लिंग, आयु, जन्म तिथि, घर के मुखिया से संबंध, शिक्षक व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, जनजाति, विकलांगता की स्थिति और माइग्रेशन हिस्ट्री का डाटा इकट्ठा किया जाता है। इसमें गणनाकर्ता बेघर समेत हर व्यक्ति के लिए एक शेड्यूल भरते हैं। इस प्रक्रिया में जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक विवरण भी शामिल किया जाता है। बाद में इस डेटा को प्रोसेस करके कई चरणों में जारी किया जाता है।
अब बढ़ते हैं एक ऐसी खबर की ओर जो आपको भी सोचने में मजबूर कर देगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने G7 सम्मेलन बीच में ही छोड़ के वापस क्यों चले गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले ही जाने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस ने इस बारे में जानकारी दी है। इसराइल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध को इसकी वजह बताया गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने सोमवार शाम को कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप आज सोमवार रात वॉशिंगटन लौटेंगे ताकि वे कई महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान दे सके। इससे पहले ट्रंप की मंगलवार देर रात तक कनाडा में रहने की योजना थी। वह रविवार को कनाडा पहुंचे थे। कनाडा में आयोजित हो रही G7 सम्मेलन 17 जून को समाप्त हो रही है। लेविट ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 में शानदार दिन बिताया। यहां तक कि उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के साथ एक प्रमुख व्यापार समझौते पे साइन भी किया है। बहुत कुछ हासिल भी किया गया है, लेकिन मध्य पूर्व में जो कुछ चल रहा है उसके कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज रात राष्ट्राध्यक्षों के साथ रात्रि भोज के बाद चले जाएंगे। सोमवार को ग्रुप फोटो के दौरान ट्रंप ने कहा, काश मैं कल के लिए रुक पाता, लेकिन वे समझते हैं यह बहुत बड़ी बात है। इससे पहले इजरायल के मुद्दे पर ट्रंप और G7 के दूसरे नेताओं में मतभेद की जानकारी सामने आई थी। मामले से परिचित एक व्यक्ति के अनुसार ट्रंप ने इजरायल और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए G7 नेताओं द्वारा तैयार किए गए संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर नहीं करने का संकेत दिया। हालांकि दस्तावेज तैयार करने वाले अधिकारियों ने उम्मीद जताई थी कि उन्हें अंततः अपना नाम जोड़ने के लिए मना लिया जाएगा। ये थी तमाम न्यूज अपडेट्स आज के लिए। देखते रहिए India.com। कैमरे के पीछे था हमारे साथी भानु।